हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रिएटरेशन मेथड, अर्थात पुनरावलोकन विधि के द्वारा क्षैतिज कोण का मापन थी। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत ये देखेंगे कि थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से हम क्षैतिज कोण का मापन कैसे कर रहे हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा तीसरी विधि है, पहला जो हमने देखा था जनरल मेथड, दूसरा हमने देखा आवृत्ति विधि और तीसरा ये हम देख रहे हैं पुनरावलोकन विधि। तो इस विधि की हमको जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ती है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे एक जो यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, अगर हमारा जो ये बिंदु O है, ये बिंदु हमारा उपकरण स्टेशन है और इस उपकरण स्टेशन से एक से अधिक दिशाओं में हमको कोणों का मापन करना है। जैसे कि हमारा जो यहाँ है तो एक कोण हम यहाँ से लेके ऐसे माप रहे हैं, फिर इधर माप रहे हैं, इधर माप रहे हैं। तो जब हमको एक से अधिक दिशाओं में कोण का मापन करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। विधि में क्या होता है कि हम कोण का मापन सीरीज में करते जाते हैं। जैसे मैं POQ कोण का हम मापन किए, फिर हम QOR का मापन करेंगे, फिर ROS का करेंगे, फिर जो हमारा SOP है। तो इस तरीके से क्रमानुसार हम कोण का मापन करते हुए पूरा एक चक्कर घूम जाते हैं, अर्थात 360 डिग्री घूम जाते हैं। और जो इस विधि की सबसे खासियत है वो ये है कि इस विधि के अंतर्गत जो व्यक्ति कोण का मापन कर रहा है वो अपने आप से भी चेक कर सकता है कि हमने जो कोण मापन किया है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। क्योंकि इसमें जो पूरा कोण का जो मापन होगा वो 360 डिग्री घूम जाएगा, तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो 360 डिग्री के आसपास आएगी। अगर थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है तो अगर अधिक कोण का मापन हुआ है तो अधिक कोण का मान आएगा 360 डिग्री से। तो अगर अधिक कोण का मान आ गया, एक चक्कर माप, जैसे कि यहाँ से हम कोण मापते गए, POQ मापा हमने, फिर QOR मापा, ROS हमने मापा, SOP कोण मापा। तो ये जब चारों कोणों को हम मापेंगे और मापते हुए हम जब अंत में पहुँचेंगे, पुनः यहाँ पे P बिंदु को जब हम उपकरण की सहायता से साधेंगे तो हमको 360 डिग्री से अगर अधिक मान मिल रहा है तो हम उस अधिक मान को क्या करेंगे कि बराबर बराबर सभी में बांट देते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो पुनरावलोकन विधि है, इस विधि का उपयोग हम कब करते हैं। जब उपकरण स्टेशन से, यहाँ पे उपकरण स्टेशन जो है वो बिंदु O है, जब उपकरण स्टेशन से एक से अधिक दिशाओं में कोणों का मापन करना हो तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। और एक पॉइंट हम ये भी नोट कर सकते हैं इस विधि में कि चूंकि एक के बाद एक कोणों का मापन हम करते हैं इस विधि के अंतर्गत, तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस विधि के अंतर्गत क्रमानुसार, अर्थात सीरीज में क्रमानुसार कोणों का मापन करते हुए जहाँ से कोण मापन की शुरुआत की होती है, उसी बिंदु पर वापस आ जाते हैं। इस तरीके से हम पूरा
एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री मापते हैं। तो ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट के रूप में हम ये लिख सकते हैं, जो व्यक्ति कोण का मापन कर रहा है वह व्यक्ति खुद ही उस कोण की शुद्धता की जांच कर सकता है। तो इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। इस विधि में प्रेक्षक अपने द्वारा मापे गए कोणों के मान की शुद्धता की जांच स्वयं कर सकता है। तीन पॉइंट को नोट करने के बाद हम इस विधि को करने के जो स्टेप हैं उनको समझेंगे। इस विधि को करने के स्टेप को देखने से पहले एक चीज़ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो ये पुनरावलोकन विधि है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसमें चूंकि कोण का मापन क्रमानुसार एक के बाद एक किया जाता है, इसलिए इसको मेथड ऑफ सीरीज कहते हैं। तो इसका एक नाम ये भी हो जाएगा, मेथड ऑफ सीरीज। हिंदी में इसको श्रृंखला विधि भी कहते हैं। और एक नाम और इसका होता है, वो होता है डायरेक्शनल मेथड। तो इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम, डायरेक्शनल मेथड और मेथड ऑफ सीरीज। इसके 2 एक्स्ट्रा नाम हो गए। पुनरावलोकन विधि के अंतर्गत जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप सामान्य विधि में जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे सेम वही स्टेप हैं, लेकिन इसमें कुछ स्टेप जो हैं वो नए होंगे। तो इसमें जो सामान्य विधि वाले स्टेप रहेंगे उनको हम एक बार नोट कर लेते हैं और उसके बाद समझा देंगे, और फिर उसके बाद जो नए स्टेप होंगे उनको हम समझाते हुए लिखते चलेंगे। सबसे पहले स्टेप में उपकरण को बिंदु O पर सेट करने के बाद हम उसका केंद्रण और समतलन का कार्य करते हैं। केंद्रण तथा समतलन का कार्य हमने कर लिया। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि जो हमारी दोनों प्लेटें हैं उन दोनों प्लेटों को ढीला करके एक दूसरे के विपरीत दिशा में हम घुमाते हैं, जिससे जो अपर प्लेट है उस अपर प्लेट जो है उस अपर प्लेट का जो तीर है वो क्या होगा, निचली प्लेट के 0 पर लगभग में सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने जैसे बताया था कि यहाँ पे जो लगभग वर्ड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो लगभग में सेट हो जाएगा। फिर जो दोनों प्लेटें हैं उनको हम क्या करते हैं, कस देते हैं। जब हम कस देंगे तो हमारा मंदगति पेंच कार्य करने लगेगा। तो यहाँ पे ऊपरी मंदगति पेंच है, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि अब जो है ऊपरी प्लेट के तीर को हम क्या करेंगे, निचली प्लेट के 0 पर शुद्धता से हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। यहाँ पर जो स्टेप नंबर 2 है, जब हम लगभग में सेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमने बताया था उस विधि में भी कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर चक्री जो हमारी होती है, इस ऊर्ध्वाधर चक्री की स्थिति को चेक करते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर चक्री की स्थिति रहेगी वो बाईं तरफ अगर है तो ये जो हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन होगा इसको हम बायां फलक प्रेक्षण कहेंगे। बायां फलक प्रेक्षण अर्थात फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। और अगर दाईं तरफ है तो दाईं तरफ के लिए फेस राइट ऑब्जर्वेशन उसको नोट करेंगे। चूँकि हम यहाँ पे बायां फलक प्रेक्षण लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमारी जो ऊर्ध्वाधर चक्री है वो किधर है, वो बाईं तरफ है। तीसरे स्टेप में हम शुद्धता से जब सेट कर लेते हैं तो जो हमारे 2 वर्नियर हैं उन वर्नियरों का जो पाठ्यांक है उस पाठ्यांक को हम पढ़ते हैं, जिसमें वर्नियर A का जो पाठ्यांक रहेगा वो 0 डिग्री बताएगा और जो वर्नियर B है उसका जो पाठ्यांक रहेगा वो 180 डिग्री बताएगा। चूँकि ये जो हमने जैसे बताया था कि ये दोनों वर्नियर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और 180 डिग्री अपोजिट होते हैं, इस वजह से एक का मान 0 डिग्री और दूसरे का जो मान है वो 180 डिग्री होता है। तो उसके बाद जो चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस विधि के अंतर्गत।
तो वहाँ से ही जो हमारा पुनरावलोकन विधि है वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है। इतना कार्य करने के बाद स्टेप नंबर 3 में जो अपर प्लेट का सूचक है वो निचले प्लेट के 0 पर शुद्धता से सेट हो गया था। अब जब वो सेट हो गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो निचली प्लेट है उस निचली प्लेट को ढीला करेंगे और उपकरण को क्षैतिज समतल में घुमाते हुए जो हमारी दूरबीन है उस दूरबीन से हमारा जो बिंदु P है उस बिंदु P को लगभग में साधेंगे। और जब बिंदु P लगभग में सज जाएगा तो जो निचली प्लेट को हमने ढीला किया हुआ है उस निचली प्लेट को हम अब कस देंगे और उसको कसने के पश्चात जो निचली मंद गति पेच है उसकी सहायता से अब क्या करेंगे, बिंदु P को हम शुद्धता से साधेंगे। चूँकि ये जो स्टेप है ये भी साधारण विधि वाला ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बिंदु P है और जो बिंदु P और O को मिलाने वाली जो रेखा PO रेखा है, ये जो रेखा है ये क्या हो जाएगी हमारी, बिंदु P जो रहेगा वो संदर्भ बिंदु हो जाएगा और ये जो रेखा होगी ये संदर्भ रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। संदर्भ बिंदु का मतलब है कि कोई भी हम कोण मापेंगे तो उसको हम इसके रेफरेंस से लेकर मापेंगे। रेफरेंस से मतलब ये है कि यहाँ से इधर कोण मापेंगे या इससे इधर कोण मापेंगे। तो रेफरेंस का मतलब यही होता है। यहाँ पे निचली प्लेट को ढीला करके उपकरण को घुमाते हुए दूरबीन द्वारा बिंदु P को लगभग में साधते हैं तथा निचली प्लेट को कस देते हैं। फिर निचले मंद गति पेंच की सहायता से बिंदु P को शुद्धता से साधते हैं। और यहाँ पे हमने जैसे बताया था नोट के रूप में ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि बिंदु P को रेफरेंस पॉइंट अर्थात संदर्भ बिंदु के रूप में यहाँ पे नोट करेंगे। बिंदु जो हमारा P है और रेखा PO जो है वो हो जाएगी हमारी रेफरेंस लाइन अर्थात संदर्भ रेखा। अब जो भी हम कोण मापेंगे इसी रेखा से लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मापेंगे। अगले स्टेप पे जाने से पहले हम एक चीज़ और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जो हमारा वर्नियर A है और जो वर्नियर B है उनके पाठ्यांक में मंद गति पेच को चलाने की सहायता से कोई त्रुटि तो नहीं आई है। तो उसको भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जो हमारा चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक, कि वर्नियर A का जो मान है वो 0 डिग्री और B का जो मान है वो 180 डिग्री है, बना हुआ है या नहीं है। इसके बाद ये चेक करने के बाद ही हम स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जब हमने बिंदु P को शुद्धता से साध लिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर हम अपने जो दूरबीन है उसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए बिल्कुल इस तरीके से बिंदु Q को लगभग में साधेंगे और बिंदु Q को फिर लगभग में साधेंगे, उसके बाद शुद्ध रूप में साधेंगे। तो वो बिंदु Q को शुद्ध रूप में साधने के लिए जो स्टेप है वो 5 में हमने बताया है।
कि यह कार्य कैसे करेंगे। तो इसमें ऊपरी प्लेट जो हमारी है उस ऊपरी प्लेट को ढीला करते हैं और फिर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले लगभग में साधते हैं और उसके बाद लगभग में साधने के बाद फिर ऊपरी प्लेट को हम क्या करते हैं कस देते हैं और फिर जो हमारा अपर मंद गति पेच है, ऊपरी मंद गति पेच, उसकी सहायता से फिर हम क्या करते हैं शुद्ध रूप से साधते हैं। पहले लगभग फिर शुद्ध रूप से। जब हम बिंदु Q को शुद्ध रूप में साध लेंगे तो जो हमारे वर्नियर A और जो वर्नियर B रहेंगे वो कोण POQ का मान बताएंगे। तो यहाँ पे जो वर्नियर A होगा, स्टेप नंबर 5 के बाद जो वर्नियर A है वो मान बताएगा कोण PQR का, और जो वर्नियर B है वो कोण PQR का जितना मान रहेगा उससे 180 डिग्री ज़्यादा मान बताएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों वर्नियर A और V के जो मान है उनको ले करके उनका औसत ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि जो वर्नियर B का मान हमको प्राप्त होगा उस मान में से 180 डिग्री घटा करके तब PQR के मान में उसको जोड़ करके औसत निकालेंगे। स्टेप नंबर 5 में हमने देखा कि हमको कोण POQ का मान प्राप्त हो गया है। अब हम हमारा जो दूरबीन है वो बिंदु Q को शुद्ध रूप में साधे हुए है। अब हम क्या करेंगे कि उपकरण की जो ऊपर प्लेट है, अपर प्लेट को फिर ढीला करेंगे और अपर प्लेट को ही केवल ढीला करेंगे, लोअर प्लेट को नहीं ढीला करने वाले हैं हम यहाँ पे। ऊपरी प्लेट को ढीला करके हम क्या करेंगे कि बिंदु Q पर जो हमारी दूरबीन है उसको अब घुमाएंगे फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बिंदु जो हमारा R है उस बिंदु R को पहले लगभग में साधेंगे और फिर लगभग में साधने के बाद फिर क्या करेंगे कि इसको शुद्ध रूप में साधेंगे। तो इसे हमने समझाया था, उसी को हमने यहाँ पे नोट किया है कि ऊपरी प्लेट जो हमारी है उसको फिर से ढीला करते हैं और फिर इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए बिंदु R को क्या करते हैं लगभग में साधते हैं। बिंदु R को हमने लगभग में साध लिया और फिर जब वो लगभग में सध जाता है उसके बाद जो ऊपरी प्लेट है उस ऊपरी प्लेट को क्या करते हैं हम कस देते हैं और फिर जो अपर मंद गति पेंच है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं फिर बिंदु R को शुद्धता के साथ साधते हैं। तो इस तरीके से फिर हमको कोण QOR का मान मिलेगा। QOR का मान होगा वो होगा कोण POR माइनस कोण POQ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ये देखिए, जैसे कोण POR जो हो गया वो एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोण है और इसमें से हम क्या कर रहे हैं कोण POQ को माइनस कर रहे हैं, तो ये कोण हमको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हमने ये नोट किया। ये जो हमको मान मिलेगा वर्नियर A के द्वारा मान मिलेगा ये, और जो वर्नियर B है वो वर्नियर B भी क्या बताएगा, वो 180 डिग्री ज़्यादा मान बता रहा होगा, तो उसमें से 180 डिग्री घटा करके क्या करेंगे कि इन दोनों का फिर औसत ले लेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से हमको कोण QOR का मान मिल गया। अब हमको कोण ROS का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारी जो दूरबीन है वो बिंदु R को अभी साधे हुई है शुद्ध रूप में। तो अब फिर हम क्या करेंगे कि ऊपरी प्लेट को ढीला करेंगे और ऊपरी प्लेट को ढीला करने के बाद दूरबीन को फिर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे और बिंदु S को फिर पहले लगभग में साधेंगे, उसके बाद शुद्ध रूप से साधेंगे। तो स्टेप नंबर जो हमारा 7 होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि स्टेप 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपरी प्लेट को ढीला करेंगे और उसके बाद क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बिंदु S को, अब ये यहाँ तक हमारा दूरबीन था, बिंदु S को घुमाते हुए लगभग में साधेंगे। उसके बाद फिर ऊपरी प्लेट को कस देंगे, फिर मंद गति पेच जो है उसको चलाएंगे और उसकी सहायता से क्या करेंगे कि जो बिंदु S है उस बिंदु को फिर हम शुद्धता से साधेंगे। इस तरीके से हमको जो कोण मिलेगा वो कोण हमको प्राप्त हो जाएगा ROS। तो जो कोण ROS है वो हमको मिल जाएगा, और जो कोण ROS है इसका मान कितना होगा, तो इसका जो मान होगा वो होगा कोण POS माइनस कोण POR घटा देंगे। हमारा जो मान हो गया ये वर्नियर A का मान है, और जो वर्नियर B मान देगा वो वर्नियर B मान कितना देगा, वो 180 डिग्री ज़्यादा मान देगा। तो
जो वैल्यू आई रहेगी वर्नियर में वो 180 डिग्री प्लस रहेगी, तो उसमें से 180 डिग्री घटाएंगे और यहाँ पे जो मान हमको मिलेगा इन दोनों मानों का क्या निकाल देंगे, हम औसत निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए POS जो है वो यहाँ से लेकर के ये पूरा कोण हो गया, यहाँ से लेकर के ये, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ये वाला कोण जो भाग है इसको माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब हमारा जो दूरबीन है उस बिंदु यस को शुद्धता से साधा हुआ है। अब हम फिर इसको क्या करेंगे कि मूव कराएंगे और पहले लगभग में बिंदु P को साधेंगे और फिर उसके बाद शुद्ध रूप में साधेंगे। तो जो हमारा स्टेप नंबर 8 होगा वो यही होगा, तो उसको नोट करेंगे हम यहाँ पर। ऊपरी प्लेट को फिर ढीला करेंगे और दूरबीन को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे और फिर बिंदु P को हम लगभग में साधेंगे। फिर ऊपरी प्लेट को क्या करेंगे, कस देंगे और ऊपरी प्लेट को कसने के पश्चात फिर मंद गति पेंच जो है उसको चलाएंगे और मंद गति पेंच की सहायता से फिर बिंदु P को हम शुद्धता से साध लेंगे। तो जब हम बिंदु P को शुद्धता से साधते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो वर्नियर A और जो वर्नियर B हैं उनके जो पाठ्यांक रहेंगे उनको हम देखेंगे। तो जो वर्नियर A का पाठ्यांक रहेगा वो वर्नियर A का पाठ्यांक क्या रहेगा, वर्नियर A का जो पाठ्यांक है ये 360 डिग्री बताएगा। 360 डिग्री इसलिए बताएगा क्योंकि हमारा जो उपकरण है वो पूरा यहाँ से चला था और क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर चुका है। तो इसीलिए जो वर्नियर A का जो पाठ्यांक रहेगा वो 360 डिग्री बताएगा। अगर हमारा जो कोण का मान है वो 360 डिग्री से अधिक आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो कोण के मापन करने में कुछ न कुछ त्रुटि कर दी है। तो उस त्रुटि को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने कोण हैं। तो यहाँ पे 4 कोण थे, कोण POQ, कोण QOR, कोण ROS और कोण SOP। ये जो 4 कोण हैं इन चारों कोणों में जो अधिक मान आया रहेगा उनको बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांट देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर हम 360 डिग्री का मान लिए और ये लगभग 400 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे हमको 40 डिग्री जो है वो ज़्यादा मान मिल रहा है, तो इसको 4 से भाग देंगे तो 10-10 डिग्री जो है वो इसमें लगभग बांट देंगे। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा त्रुटि आ रही है तो हमको क्या करना होगा कि ये पूरा जो मापन है, कोण का मापन जो है, इसको हमको फिर से करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा आया है, हमने जैसे कि वहाँ पे लिखा था कि अगर ऊर्ध्वाधर चक्री जो है वो बाईं तरफ है तो ये हमारा जो मान आया वो आया फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत था, बायां प्रेक्षण, फलक बायां प्रेक्षण है ये। अगर हमको लग रहा है कि हमारा जो उपकरण का मान है वो शुद्ध रूप में नहीं आया है तो हम फेस राइट ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम बाएं फलक से, हमारा जो बायां फलक है, बाएं फलक से उपकरण को दायां फलक में चेंज करेंगे। तो दायां फलक में चेंज करने के लिए हम जनरल मेथड में भी हमने बताया था इसके बारे में कि हम 2 क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले जो हमारी थियोडोलाइट उपकरण की जो दूरबीन है उस दूरबीन को हम क्या करते हैं 180 डिग्री ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री घुमा देते हैं। तो सबसे पहला कार्य दूरबीन को क्या करेंगे 180 डिग्री ऊर्ध्वाधर समतल में घुमा देंगे और उसके बाद जो दूसरा कार्य हम करेंगे वो पूरा जो थियोडोलाइट उपकरण है उस थियोडोलाइट उपकरण को ही क्षैतिज समतल में 180 डिग्री घुमाएंगे। तो दूसरा कार्य हम करेंगे उपकरण को 180 डिग्री कहाँ, क्षैतिज समतल में। तो ये 2 काम करने से ये होगा कि बायां फलक से दायां फलक में चेंज हो जाएगा, अर्थात जो ऊर्ध्वाधर चक्री बाईं तरफ थी वो आ जाएगी दाईं तरफ। जब ये बायां से दायां फलक में चेंज हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि हम अब जो दाएं फलक में जो प्रेक्षण कार्य करेंगे वो सारे प्रेक्षण कार्य स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 8 तक फॉलो किए जाएंगे सेम टू सेम उसी तरह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज करना ये होगा कि जो स्टेप नंबर 2 के अंतर्गत हमने बताया था कि उसमें हम क्या करते थे कि जो ऊपरी प्लेट है और जो निचली प्लेट है उन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में हम घुमाते थे और वहाँ पे जो अपर प्लेट का जो तीर था वो निचली प्लेट के 0-0 से मिलाते थे। लेकिन यहाँ पर एक काम ये करेंगे हम कि जो अपर प्लेट का जो तीर है उसको 0 पर नहीं सेट करके हम क्या करेंगे, या तो 30 डिग्री पर सेट करेंगे या तो 90 डिग्री पर सेट करेंगे। इससे हमको ये होगा कि
अगर हमको जो हमारा दायां फलक प्रेक्षण है इसको करने में अगर कोई त्रुटि आने वाली रहेगी तो त्रुटि नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम एक नोट के रूप में ये लिख सकते हैं कि नोट दायां फलक प्रेक्षण के अंतर्गत स्टेप 2 में किए जाने वाले कार्य को निम्न प्रकार से करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपरी प्लेट के तीर को निचली प्लेट के 0 पर सेट ना करके 30 डिग्री या 90 डिग्री पर सेट करेंगे। इससे क्या होगा कि त्रुटि होने की संभावना जो रहेगी वो कम हो जाएगी। तो नोट के रूप में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। आप नोट 2 के अंतर्गत हम एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं कि जो हम दायां फलक प्रेक्षण करेंगे उसमें जो दूरबीन है उस दूरबीन को हम फिर क्लॉकवाइज दिशा में नहीं मूव कराएंगे। मतलब कि यहाँ पे जैसे हम दायां फलक प्रेक्षण कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर चक्री को लेफ्ट से राइट दिशा में ले आए हैं, तो हम जो कोण का मापन करेंगे वो P से Q R S मतलब ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में नहीं ले जाएंगे, बल्कि यहाँ पे एक चेंज ये करेंगे कि हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोण का मापन करेंगे। मतलब P को, फिर S को, फिर R को, Q को कुछ इस तरीके से साधेंगे। तो नोट 2 के रूप में हम यहाँ पे लिख लेंगे, फेस राइट ऑब्जर्वेशन अर्थात दायां फलक प्रेक्षण के अंतर्गत दूरबीन को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए कोण का मापन करेंगे। कोण POS, कोण SOR, कोण ROQ, कोण QOP, ये 4 कोण बनेंगे। इनका मापन करते हुए क्या करेंगे, हम एक चक्कर पूरा कर लेंगे। जब ये 4 कोण हम माप लेंगे तो लास्ट में क्या करेंगे कि इसमें भी दाएं फलक प्रेक्षण में भी जो त्रुटि आई रहेगी उस त्रुटि को हम क्या करेंगे, इन चारों कोणों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो त्रुटि को यहाँ पे लिख देंगे, अगर त्रुटि है तो उसको इन कोणों के बीच बराबर बराबर बांट देंगे। ये हमारा जो हो गया वो स्टेप नंबर 9 हो गया। और स्टेप नंबर जो लास्ट वाला एक स्टेप हम और नोट कर लेंगे, स्टेप 10 में इसमें क्या करेंगे हम कि जो हमारा दायां फलक प्रेक्षण और जो बायां फलक प्रेक्षण से जो कोण का मान हमको मिला है उन दोनों कोणों का क्या करेंगे, हम औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि दायां फलक प्रेक्षण और बायां फलक प्रेक्षण के मान का जो औसत होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा कोण का परिशुद्ध रूप में मान।
चूँकि ये स्टेप थोड़ा सा लंबा हो गया इसका, लेकिन इसमें जो 5 और 6 स्टेप तक जो हैं वो जनरल मेथड के ही सारे स्टेप हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमको समझना है कि उसके बाद हम कोण जो हमारा कोण POQ तक हम बिल्कुल पिछले स्टेप की तरह ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे कि केवल ऊपरी प्लेट को ढीला करेंगे और उसके बाद सबसे पहले लगभग में साधेंगे, फिर शुद्ध रूप में साधेंगे, फिर लगभग में, फिर शुद्ध रूप में। इसी तरह करते हुए हम जहाँ से कार्य स्टार्ट किए थे वहाँ तक आ जाते हैं और फिर जो भी कोण हम मापे हैं उन कोण का लास्ट में दाएं फलक और बाएं फलक के रूप में निकाल करके उनका औसत निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो हो गया पुनरावलोकन विधि के द्वारा कोण का मापन हो गया।